जी नमस्कार। आज की इस विशेष परिचर्चा में मैं अमित शर्मा आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात कर रहे हैं करियर इन मीडिया। अभी ये जो कोविड-19 का दौर गुजर रहा है, इस दौर में जिन इंडस्ट्रीज की सबसे ज़्यादा महत्ता सामने उभर करके आई है, उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण इंडस्ट्री सामने जो नज़र आ रही है, वो है मीडिया एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। जहाँ एक तरफ लॉकडाउन है, ज़्यादातर जो काम है वो बंद है, लोग घरों में सिमटे हुए हैं। लेकिन उसी दौर में सबसे ज़्यादा जो लोगों को दिखाई पड़ रहा है, वो है वो न्यूज़ चैनल्स, एंटरटेनमेंट चैनल्स हैं। और इस तरह से ये बात सामने नज़र आ रही है कि ज़िंदगी और दुनिया कितनी भी रुके, लेकिन ये जो चैनलों की दुनिया है, ये जो एंटरटेनमेंट की दुनिया है, ये जो मीडिया की दुनिया है, ये नहीं रुकती है। जैसा हम लोग कहते भी हैं कि द शो मस्ट गो ऑन, वो इस दौर में भी दिखाई पड़ रहा है। तमाम दिक्कतों और तमाम मुश्किलों के बावजूद मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री अपने उसी रफ्तार से काम कर रही है, बल्कि इसकी महत्ता और ज़्यादा बढ़ी हुई है। लोग जो हैं वो उनको जो तमाम इंफॉर्मेशंस हैं, वो मीडिया इंडस्ट्री के ज़रिए ही मिल रही हैं। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं करियर इन मीडिया, और हमारे साथ बातचीत करने के लिए विजय शर्मा जी मौजूद हैं। विजय जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। जी नमस्कार। नमस्कार जी, मैं बता दूं कि जी नमस्कार। मैं बता दूं कि विजय शर्मा जी काफ़ी वरिष्ठ पत्रकार हैं और साथ ही शिक्षाविद भी हैं। इनके साथ जो सबसे खास बात है कि इनको प्रोफेशनल इंडस्ट्री और एकेडमिक्स दोनों का ही ब्लेंड है इनके पास। दोनों का ही बहुत व्यापक अनुभव इनके पास है। शिक्षाविद के तौर पर कई संस्थानों में पढ़ाने का अनुभव रखते हैं, और साथ ही रिसर्च पेपर वगैरह लिखने में भी इनकी महारत रही है। उसके पहले एकेडमिक्स माने के पहले इन्होंने लंबा समय जो है वो जर्नलिज्म, प्रोफेशनल जर्नलिज्म में बिताया है, हार्डकोर जर्नलिज्म में बिताया है। ये प्रिंट मीडिया में भी इन्होंने काम किया है, रेडियो में भी काम किया और टीवी चैनलों में भी काम किया है। मैं बता दूं कि विजय जी जो है जी न्यूज़, एबीपी न्यूज़, स्टार न्यूज़ जैसे बड़े चैनलों के साथ जुड़े रहे हैं और लंबा समय इन्होंने बताया है। इन्होंने जो अपना पीजी डिप्लोमा इन मास कम्युनिकेशन है, वो देश के प्रतिष्ठित आईआईएमसी से पूरा किया था। उसके बाद पिछले 20 सालों से करीब ये मीडिया और ये पत्रकारिता और मीडिया शिक्षण के क्षेत्र से संबंधित रहे हैं। विजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी फिर से मैं आपका स्वागत कर रहा हूँ जी। साथ ही हमारे साथ मौजूद है आईएमटी ग्रुप ऑफ कॉलेजेस में डिपार्टमेंट ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन के डीन श्री अनिल निगम जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू जी जी जी। सबसे पहले मैं आमंत्रित कर रहा हूं अनिल निगम जी को कि वो आए और इस कार्यक्रम की शुरुआत करें, विषय प्रवर्तन करें, साथ ही विजय जी का स्वागत करें। थैंक यू अमित जी। मेरे मित्र विजय शर्मा जी, वर्चुअल माध्यम से जुड़े हुए स्टूडेंट्स, फैकल्टी मेंबर्स एंड अदर ऑडियंस, मित्रों, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि आज पूरा संपूर्ण भारत ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व जो है कोरोना महामारी, वैश्विक महामारी से ग्रस्त है। कोरोना की दूसरी लहर हमारे देश में बहुत तेजी से कोहराम मचा रही है, और ऐसी स्थिति में हमने देखा, चाहे वो कोरोना का पहला चरण रहा हो जो हमारे यहाँ आया, या अब दूसरी लहर की बात हो, आपने देखा कि मीडिया ने किस तरीके से अपनी भूमिका निभाई। मीडिया का मतलब सिर्फ प्रिंट मीडिया नहीं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं। हम जब मीडिया की बात करते हैं तो हम न्यू मीडिया, डिजिटल मीडिया, प्रिंट मीडिया, हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ओटीटी प्लेटफॉर्म, हम सभी की बात करते हैं। दोस्तों, हमारे पास जब हम लोग अपने घरों में कैद हो गए, लॉकडाउन हो गए, और आज भी बिल्कुल मुझे लगता है कि संपूर्ण देश में लगभग लॉकडाउन वाली स्थिति है। कई स्टेट्स ने तो लॉकडाउन की बाकायदे घोषणा कर रखी है, कुछ ने नाइट कर्फ्यू लगा रखा है। तो जो स्थिति है, उस स्थिति में जो मीडिया है, जिसे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है और जिसे अपनी पूरी सक्रियता के साथ भूमिका निभानी है, उस भूमिका को देखते हुए हम कह सकते हैं कि जो मीडिया ने बड़ी दिलेरी के साथ, बड़ी बहादुरी के साथ अपनी भूमिका को निभाया है। हमारे पास एकमात्र साधन यदि सूचनाओं का है तो वो आज मीडिया है। वो चाहे हम सोशल मीडिया की बात करें, जिसमें जो है मीडिया के लोगों का
पूरी तरीके से नियंत्रण नहीं है, वो सबके लिए है, ओपन फॉर ऑल है, सभी सिटीजन्स के लिए खुला हुआ है। वही हमारे पास मीडिया एक माध्यम है जो हमें सूचनाएं प्रदान कर रहा है, हमें सूचनाएं हमें जिसके माध्यम से मिल रही है। ऐसी स्थिति में हमें ये देखना है कि मीडिया जो है वो मीडिया बेसिकली है क्या। ये मीडिया के छात्रों के लिए ही इम्पोर्टेंट नहीं है, मेरा मानना है कि ये सभी तरह के छात्रों के लिए इम्पोर्टेंट है कि आखिरकार मीडिया है क्या, मीडिया के कितने प्लेटफॉर्म्स हैं, मीडिया में किस तरीके से हम अपना कैरियर आजमा सकते हैं, किस तरीके से हमें इसे जॉब अपॉर्चुनिटी के रूप में देख सकते हैं। आपने देखा होगा कि कोरोना के दौरान विभिन्न जो सेक्टर्स हैं उनमें संकट आया, मीडिया भी उनमें से एक है जहां संकट आया। इसके बावजूद मीडिया में संभावनाएं बहुत हैं, मतलब जहां एक और कहीं दरवाजा बंद हो रहा है तो दूसरी ओर कई दरवाजे खुल भी रहे हैं। ऐसी स्थिति को समझने के लिए, ऐसी स्थिति को हमें देखना है, समझना है। इसलिए आज हमने एक ऐसी शख्सियत का चुनाव किया है जिनको इस संबंध में बहुत अच्छी जानकारी है। वो मीडिया इंडस्ट्री से, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, उससे जुड़े रहे हैं, इवन मीडिया एजुकेशन के क्षेत्र से भी जुड़े रहे हैं। ऐसी स्थिति में हम जब ऐसे विशेषज्ञ को सुनेंगे और वो हमें उनके विभिन्न आयामों के बारे में बताएंगे, उनकी पॉसिबिलिटीज के बारे में बताएंगे, तो हमें निसंदेह बहुत लाभ होगा और हर वर्ग को लाभ होगा। हम समझ पाएंगे कि आखिरकार मीडिया कैसे काम करता है, मीडिया की क्या भूमिका है, क्या अपॉर्चुनिटीज हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही क्षेत्र है, मीडिया के और बहुत सारे क्षेत्र हैं जिनको आपको समझने की जरूरत है। इसलिए हम विजय शर्मा जी आज हमारे गेस्ट हैं जो इस संबंध में अपनी बात रखेंगे, हमें समझाएंगे। और विजय शर्मा जी के बारे में जैसा कि अमित जी ने बताया कि उनको कितना बढ़िया एक्सपीरियंस है, आपने देखा कि उन्होंने मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, प्रिंट मीडिया में काम किया है और इवन की मीडिया एजुकेशन खुद प्राप्त की है और फिर मीडिया एजुकेशन वो विद्यार्थियों को देते रहे। ऐसे शख्स विजय शर्मा जी, अपने मित्र का मैं IMT कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट की तरफ से और इसके जर्नलिज्म डिपार्टमेंट की ओर से मैं उनका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और विजय जी, हमें उम्मीद है कि जो है आपके इस स्पीच से, इस उद्बोधन से लोगों को बहुत लाभ होगा। और मैं चाहूंगा कि आप अपनी बात रखने के बाद यदि हमारे दर्शकों के कुछ सवाल आते हैं जो अपने फेसबुक के चैट के माध्यम से वो हमसे पूछ सकते हैं, वो सवाल भी हम आपके समक्ष रखेंगे और वो यदि आप उनका जवाब देंगे तो लोगों को और अधिक संतुष्टि मिलेगी। तो इन्हीं शब्दों के बाद विजय जी आपका एक बार फिर स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसे मैं आपको बता दूं कि श्री अनिल निगम जी भी काफ़ी प्रतिष्ठित पत्रकार रहे हैं, इनका भी लंबा अनुभव रहा है पत्रकारिता में, इसलिए जो बातें इन्होंने बताई वो निजी अनुभव से बताई कि पत्रकारिता का जो क्षेत्र है वो असीम संभावनाओं का क्षेत्र है। और इस दौर में जो लॉकडाउन चल रहा है, यहाँ पर जहाँ मुश्किलों और दिक्कतों के बावजूद संभावनाएं बनी हुई हैं। तो हम अब इस परिचर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ विजय शर्मा जी मौजूद हैं। विजय जी, आपने मीडिया में काम भी किया है, प्रिंट मीडिया से जुड़े रहे हैं, रेडियो से जुड़े रहे हैं, टीवी चैनलों में भी लंबा समय आपका बीता है। उसके बाद मीडिया शिक्षण के क्षेत्र में भी आपने काफ़ी काम किया है, आप छात्रों को पढ़ाने से भी जुड़े रहे हैं। आप दोनों ही जो पक्ष हैं, प्रोफेशनल मीडिया और मीडिया एजुकेशन, दोनों को ही आपने बहुत नज़दीक से देखा है। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो छात्र आज तैयार हो रहे हैं मीडिया में जाने के लिए, अभी उनके सामने क्या क्या चुनौतियाँ हैं और किस तरीके से वो इस पूरे जो चुनौतियां और जो संभावनाएं एक साथ जो बन करके उभर रही हैं, इस परिप्रेक्ष्य में वो किस तरह से पूरे जो तमाम जो आयाम बन रहे हैं उनको वो देखें। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू एक्सटेंड माय रिगार्ड्स टू Dean of the department, Dr. Anil Nigam sir, for inviting me here and to interact with students. I am also very thankful to my friend Professor Amit Sharma, who is coordinating and moderating this session. आप दोनों के साथ बैठना अपने आप में एक बड़ा सौभाग्य है, इस वजह से क्योंकि आप दोनों ही में एक जो गहरी समानता है वो है इंडस्ट्री से जुड़े होने की।
आप दोनों को स्वयं बहुत इंडस्ट्री का अनुभव है, और मैं किसी भी मीडिया शिक्षक में ये एक पहली योग्यता, पहली विशेषता के तौर पर देखता हूं, जो किताबों से अलग हो। इस सेशन में मैं कोशिश करूंगा कि एक बहुत ही आसान तरीके से सबके सामने वो बातें रख सकूं, यानी जिसमें कोई थ्योरी ना हो, कोई पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ना हो, कोई प्रैक्टिकल ना हो, सिर्फ एक अनुभव आधारित काउंसलिंग जिसे कहते हैं वो हो। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि चुनौतियां क्या हैं आजकल के स्टूडेंट्स के सामने। देखिए, जब हम लोग इस फील्ड में आए थे तब पत्रकारिता का कोई प्रशिक्षण नहीं होता था। हम खुद अपने जज्बे की वजह से आते थे, और वही वो जो नोज फॉर न्यूज का एक जो हमारे अंदर ट्रेनिंग होती थी, वही सब कुछ हुआ करता था। और वो डिग्री से ज्यादा उसमें जो है उसकी अहमियत हुआ करती थी, उस आग की, उस जज्बे की, नोज फॉर न्यूज की, उसकी वैल्यू बहुत हुआ करती थी, जो कि किसी किताब से नहीं आ सकती। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि वो पूरी तरह से अच्छा था, और आज का जो स्ट्रक्चर है, ढांचा है मीडिया शिक्षा का, वो गड़बड़ है। इसमें भी बहुत सारी संभावनाएं हैं, बल्कि ये संभावनाएं और अच्छी और बहुत व्यवस्थित तरीके से हो गई हैं। क्योंकि अब क्या है कि पहले हम लोग के सामने सिर्फ एक मीडिया हुआ करता था। आज मीडिया बहुत ज्यादा विस्तारित हो चुका है, और इतने ज्यादा उसके आयाम खुल चुके हैं कि अगर आपको वॉइस ओवर का शौक है, तो कोई जरूरी नहीं कि आप स्क्रिप्ट राइटिंग ही करें। हमारे वक्त ऐसा नहीं था। हम अगर अच्छा बोलना जानते थे, तो उसके लिए भी हमारे पास प्रिंट मीडिया ही था। और हमारे अंदर चाहे किसी भी तरह का गुण हो, यहां तक कि आप आजादी का आंदोलन लें, तो आजादी के आंदोलन के वक्त भी हमारे सामने न्यूज़पेपर्स ही थे, प्रिंट मीडिया ही था। और उस समय के जितने बड़े क्रांतिकारी, समाज सुधारक, नेता, राजनेता थे, उन सबके सामने सिर्फ एक ही प्लेटफॉर्म था, और वो था प्रिंट मीडिया। गांधी जी, अंबेडकर जी, विद्यार्थी जी, ये सारे के सारे, यहाँ तक कि प्रेमचंद, जो कि बड़े साहित्यकार थे, लेकिन वो भी अखबारों के माध्यम से अपनी कहानियां लोगों के बीच में पहुंचाते थे। उसके उलट आज बहुत ज्यादा प्लेटफॉर्म्स हैं, और ये प्लेटफॉर्म्स जो हैं एक तरह का कंफ्यूजन भी बच्चों में पैदा करते हैं कि हम क्या करें, ये करें या वो करें। जिंदगी 2 दिन की है, 2 दिन में हम क्या क्या करें। तो ये जो कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, इसको बहुत सिस्टमेटिक तरीके से, बहुत सिंक्रोनाइज करने की जरूरत है। बच्चे भटक जाते हैं कि वो ये करें या वो करें, वो करना कुछ चाहते हैं, कर रहे होते हैं कुछ और। तो आज हर चीज के लिए एक प्लेटफॉर्म मौजूद है। यहां तक कि अगर आपकी वॉइस अच्छी है, तो आपके लिए पॉडकास्ट का प्लेटफॉर्म मौजूद है, आप उसके जरिए आगे बढ़ सकते हैं। रेडियो को हम चूंकि जर्नलिज्म से अब नहीं जोड़ते, क्योंकि रेडियो का जर्नलिज्म अब सिर्फ आकाशवाणी की बैसाखी पर ही टिका हुआ है। बाकी रेडियो से जर्नलिज्म गायब हो चुका है। लेकिन टेलीविजन है हमारे पास, प्रिंट मीडिया है, डिजिटल मीडिया है, जहां पर सारे मीडियम्स का कन्वर्जेंस होता है। डिजिटल मीडिया में आप किसी भी तरीके से आप अपना वीडियो शेयर कर सकते हैं, आप अपनी वॉइस शेयर कर सकते हैं, आप मिमिक्रीज, क्रिएटिव्स, बहुत सारी चीजें, ग्राफिक्स, बहुत सारी चीजें उसमें शेयर कर सकते हैं। तो इस तरह से संभावनाएं बड़ी हैं, और धीरे धीरे हम लोग बातचीत करेंगे कि इसको कैसे और सिस्टमेटिक तरीके से आगे हम बढ़ाएं, कि हम एक फोकस्ड होकर, मतलब एक नैरो डाउन करते हुए अपने करियर को आगे की तरफ ले जाएं, जिससे हमें कुछ हासिल हो। जी जी, आपने बहुत सही बात बताई विजय जी। आपको बोलना बिल्कुल ठीक है कि पिछले एक डिकेड में मीडिया की सूरत काफ़ी बदली है। पहले मीडिया की जो ट्रेनिंग होती थी, वो लोग आम तौर पर मीडिया में आने के बाद सीखते थे, लेकिन अब जो बच्चे हैं वो सीख करके आते हैं, और तो इससे क्वालिटी पे असर पड़ना चाहिए। हम ये मानते हैं कि जब आप ट्रेनिंग लेकर के आते हैं,
तो आप आप जिस फील्ड में आप आ रहे हो उस फील्ड को कुछ और बेहतर देते हैं। तो आपको क्या लगता है कि अभी जो नया परिदृश्य है, मीडिया पहले से बेहतर हो रहा है, या सिर्फ हम टेक्निकल क्वालिटी में तो बात हम आगे बढ़ रहे हैं, मगर कंटेंट वाइज हम कहीं ना कहीं पीछे जा रहे हैं? तो जो नए बच्चे हैं उनको किन बातों पे ध्यान देना चाहिए कि वो जब मीडिया के फील्ड में आए तो उन्हें पूरा मौका भी मिले और वो अपना भी कंट्रीब्यूशन मीडिया में दे पाए? देखिए, सबसे पहली बात कि मीडिया के स्टूडेंट्स को अपने को मीडिया का स्टूडेंट्स नहीं समझना है, उन्हें खुद को एक जर्नलिस्ट समझना है। आपने जिस दिन इस कोर्स में दाखिला ले लिया, आप जर्नलिस्ट हो गए, क्योंकि जर्नलिज्म ऐसी चीज है जो पूरी की पूरी जिंदगी हम खपा देते हैं और सीख नहीं पाते। हम लोग आज भी सीख रहे हैं, नई तकनीक सीख रहे हैं, कंटेंट के जो नए तौर तरीके सामने आ रहे हैं उनको भी सीख रहे हैं, और इसी वजह से हम आज भी इसमें बने हुए। निगम साहब इसका बहुत ही सटीक उदाहरण है। तो ध्यान में ये रखना है कि हम अपने को कैसे अपडेट करें, और जर्नलिज्म का कोर्स करते करते हम जर्नलिज्म को अपनी प्रैक्टिस में कैसे लाएं। देखिए, क्या है कि ये जर्नलिज्म का कोर्स या मीडिया स्टडीज के कोर्स ऐसे कोर्स नहीं है जो बीबीए, बीसीए, बीएससी, बीएड की तरह है कि पहले हम 3 साल कोर्स करेंगे, फिर उसके बाद अपना सीवी और रिज्यूमे तैयार करेंगे और फिर नौकरी ढूंढने के लिए निकलेंगे ना। हम जर्नलिज्म का कोर्स, जर्नलिज्म का जो बच्चा है वो इस तरीके को अपना ही नहीं सकता, क्योंकि फिर वही बात, जर्नलिज्म तो जीवन भर सीखने का काम है। आपने एक चीज अपनी क्लास में सीखी और इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दीजिए, और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि आपके पास बहुत ढेर सारे प्लेटफॉर्म पड़े हुए हैं। आजकल पब्लिक जर्नलिज्म, सिटीजन जर्नलिज्म बहुत तेजी से बढ़ रहा है। क्या वो लोग कहीं से ट्रेनिंग लेकर आ रहे हैं? नहीं भाई। जर्नलिज्म क्या है? हमारे मन में हमने कोई वीडियो शूट किया, कहीं पे कोई घटना हो रही, हमने एक वीडियो शूट किया, 4 लाइनें लिखी और हमने उसको पोस्ट कर दिया मोबाइल पे, व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे। यही जर्नलिज्म है। लेकिन ये जर्नलिज्म जब बहुत ही प्रशिक्षित लोगों के हाथों किया जाए, बहुत ही अनुभवी लोगों के हाथों किया जाए, तो इसका एक अलग स्थान होता है, इसकी एक अलग विश्वसनीयता होती है। आम लोगों के वीडियो पे उनकी किसी भी इस तरह की पोस्ट पे लोग भले ही उतना ज्यादा यकीन न करें, लेकिन जब एक जर्नलिस्ट, एक स्थापित जर्नलिस्ट इस तरह की चीजें करता है तो वो पूरी जिम्मेदारी के साथ करता है। उसे पता होता है कि फेक न्यूज क्या है, उसे पता होता है कि कहाँ पे हमको जो है फैक्ट चेक करने हैं, कितने चेक करने हैं और कैसे चेक करने हैं। उसे पता होता है कि सोर्सेस की वैल्यू क्या है। तो जब वो ये काम करता है तो पूरी जिम्मेदारी से करता है। लेकिन जर्नलिज्म का स्टूडेंट्स इस काम को धीरे 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 शुरू कर सकता है। जी अमित जी। जी जी, आप सही कह रहे हैं। पत्रकारिता की जो सबसे बड़ी भूमिका होती है वो विश्वसनीयता की होती है, क्योंकि सूचनाएं भरी हुई हैं दुनिया में, खासकर आज के दौर में जिसको आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर कहते हैं, जहाँ पे सूचना क्रांति का ये दौर है, वहाँ पे सूचनाएं भरी हुई हैं। मगर जो सूचनाएं विश्वसनीय हैं, जो न्यूज़ फेक न्यूज़ नहीं है, उनकी ही महत्ता है, और यही पहचानना बहुत महत्वपूर्ण होता है। वेद जी, अगर हम चीज़ों को थोड़ा और आसान भाषा में बात करें तो हम ये देखते हैं कि आज के, जैसे अभी आपने कहा भी कि पहले प्रिंट मीडिया एक ऑप्शन होता था मीडिया में कैरियर की जब बात करते थे हम। आज प्रिंट मीडिया है, प्रिंट मीडिया के साथ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी है, जिसमें टीवी जर्नलिज्म और रेडियो जर्नलिज्म भी हो जाता है। हालांकि आपने कहा कि आज रेडियो जर्नलिज्म में थोड़ी संभावना है, मतलब प्योर जर्नलिज्म कम बचा, लेकिन उसके बावजूद अगर एफएम चैनलों की बात करें, क्योंकि हम सिर्फ पत्रकारिता की बात नहीं कर रहे हैं, हम ओवरऑल पूरे मीडिया की बात कर रहे हैं, तो वो भी एक बड़ी इंडस्ट्री है जहाँ पे तमाम चैनल्स चल रहे हैं, रेडियो में एफएम चैनल चल रहे हैं, और वहाँ पे भी काफी स्कोप बनता है। तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो गया, प्रिंट मीडिया हो गया, उसके साथ ही आज न्यू मीडिया है। ये तीनों सेक्टर जो है वो किस तरीके से नई संभावना लेके आ रहे हैं, और जो छात्र आज के दौर में तैयारी कर रहे हैं मीडिया में आने के लिए, उन्हें अपनी किन खूबियों के आधार पर इन सेक्टर्स का चुनाव करना चाहिए? जी बहुत अच्छा सवाल है आपका, और ये पहले के सवालों की अगली कड़ी है, मतलब उसको कहते हैं सप्लीमेंट्री एक तरह का क्वेश्चन है। जी। कुछ अवधारणाएं जो हमने अपने मन में बना रखी हैं, ये बात मैं पत्रकारिता के छात्रों से कहना चाहता हूं
उन अवधारणाओं को थोड़ा सा आपको दुरुस्त करना पड़ेगा। ये भ्रम भी हो सकता है, ये एक दिवा स्वप्न भी हो सकता है। जैसे पत्रकारिता एक मिशन है, ये हम मानते हैं, कहते हैं, लेकिन धरातल पर देखें तो क्या इसमें मिशन कहीं दिखाई पड़ता है आपको? होना तो ये चाहिए था कि जब हमने आज़ादी हासिल की और उस समय मिशन था हमारा कि हम आज़ाद कराएँगे देश को, और जब देश आज़ाद हो गया तो हमने मिशन को एक किनारे रख दिया। मिशन तो दरअसल तभी शुरू हो जाना चाहिए था। क्यों? क्योंकि हमें अपने देश का पुनर्निर्माण करना था। मिशन तो वहाँ से शुरू होना चाहिए था कि हमें कैसे कुरीतियों को खत्म करना है, हमें कैसे और चीज़ों को व्यवस्थित करना है, शिक्षा, स्वास्थ्य, पंचायत, इन सब से जुड़े मुद्दों को कैसे ठीक करना है, तो मिशन तो वहाँ से शुरू होना था। लेकिन हुआ क्या? हम धीरे-धीरे बहुत ज़्यादा व्यावसायिक होते चले गए और व्यावसायिक इस कदर होते चले गए कि आज टीआरपी के आगे मतलब खबरों की और मुद्दों की कोई अहमियत ही नहीं रह गई है। ठीक है, प्रिंट मीडिया में टीआरपी का उतना बोलबाला नहीं है। वहाँ पर एक ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन है, जो कि इन सब की रेटिंग को तय करता है और इसीलिए शायद कहा जाता है कि पत्रकारिता अगर कहीं बची हुई है, तो वो अखबारों में ही पत्र-पत्रिकाओं में ही बची हुई है। लेकिन टेलीविज़न की पत्रकारिता देखिए वहाँ तो आपको मिशन दूर-दूर तक नहीं दिखाई पड़ेगा। बहरहाल दूसरा क्या है? दूसरा अगर आज का छात्र सोचे कि पत्रकारों को अलग से कुछ अधिकार मिले हुए हैं, तो ये भी ठीक नहीं है। हमें सिर्फ़ और सिर्फ़ उतने ही अधिकार मिले हुए हैं, जो कि एक आम आदमी को मिले हुए हैं। एक आम आदमी फ़ेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर के ज़रिए अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का जिस तरीके से इस्तेमाल करता है, सिर्फ़ उन्हीं मापदंडों के आधार पर पत्रकार भी अपनी अभिव्यक्ति को लोगों तक पहुँचाता है। हमें अलग से संविधान में कोई अधिकार नहीं मिला हुआ है। संविधान में पत्रकारिता का पी या मीडिया का एम शब्द भी नहीं कहीं पे लिखा हुआ है। बहरहाल, तो इस चीज़ को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा ताकि हम अपनी लिमिटेशंस को जानते रहें। इसके अलावा एक और चीज़ है कि बच्चे ज़्यादातर सोचते हैं कि पत्रकार का मतलब होता है एंकर, पत्रकार का मतलब होता है रिपोर्टर, पत्रकार का मतलब होता है एडिटर, ऐसा नहीं है। पत्रकार वीडियो जर्नलिस्ट भी होते हैं, जो कैमरामैन होते हैं, उनको वीडियो जर्नलिस्ट कहा जाता है। पत्रकार जो असाइनमेंट डेस्क पर बैठा हुआ खबरों की अ, आमो-दरफ़्त को झेल रहा है, खबरें मँगा रहा है, रिपोर्टर से उसका राब्ता बना हुआ है, कॉरेस्पोंडेंट से वो बातचीत करता है, गेस्ट प्लान करता है, वो भी उतना ही बड़ा पत्रकार है। एक प्रोड्यूसर जो टेलीविज़न चैनल में खबरों को अ, अपने हिसाब से लिखता है, तौलता है, उसके लिए ज़रूरी जो संसाधन है, वीडियो है, बाइट्स हैं, वॉइस ओवर है, जुटाता है, वो भी पत्रकार ही है। किशोर अजवाणी का नाम सुना होगा बच्चों ने ज़्यादातर क्योंकि वो बहुत फ़ेमस है, हमारे मित्र हमारे साथ काम कर चुके हैं। किशोर अजवाणी एक प्रोग्राम बनाते हैं 100 बात की एक बात। बच्चे सोचते हैं कि ये किशोर अजवाणी तो बड़ा है, एंकर है, लेकिन वो अपने उस प्रोग्राम का प्रोड्यूसर भी है। वही प्रोड्यूस करता है, वही तय करता है कि इसमें क्या जाएगा, क्या नहीं जाएगा। एंकरिंग तो आप किसी भी अच्छे राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय चले जाइए या थोड़ा-सा बोलने-वोलने की प्रैक्टिस कर लीजिए, एंकरिंग आ जाएगी। जर्नलिज़्म कहाँ से लाएँगे आप? और आजकल मल्टीटास्कर लोगों की ज़रूरत होती है। बीबीसी अब जर्नलिस्ट नहीं रखता, बीबीसी अब प्रोड्यूसर नहीं रखता। बीबीसी कहता है मुझे मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर चाहिए, जो वॉइस ओवर भी कर सके, जो एंकरिंग भी कर सके, जो कॉपी भी लिख सके, जो किसी प्रोग्राम को प्रोड्यूस भी कर सके और जो ट्विटर पे पोस्ट किया जाना है उसको भी हैंडल कर सके। तो आजकल बेसिकली मल्टीटास्कर जर्नलिस्ट की ज़रूरत है। कोई अगर ये सोच ले कि नहीं सिर्फ़ एंकरिंग करना है तो फिर एंकरिंग तो वो हो सकता है कि अपना थोड़ा-सा कोशिश करके कहीं पहुँच जाए लेकिन वो जिस तरीके से उठेगा उसी तरीके से फिर वो डंप भी हो जाएगा। क्योंकि उसको बाकी चीज़ें नहीं आती या बाकी चीज़ें करने में उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है। ग्लैमरस है, टेलीविज़न जी, जी। ग्लैमरस है, डिजिटल मीडिया ग्लैमरस है, रेडियो ग्लैमरस है, लेकिन इस ग्लैमरस जॉब के पीछे बहुत ज़्यादा बड़ी मेहनत
भी छुपी हुई है, और ये इन सब के लिए हमको खुद को तैयार करना पड़ेगा। इसी तरीके से जी और बिल्कुल, कहा मैं आपसे जाता वही पूछ रहा था। जी, जी जी, मैं इसी आपसे वही तरीके पूछ रहा था। बहुत अच्छी बात आपने बताई कि ये जो नया दौर है, ये बदलता हुआ दौर है जहाँ पे आपको मल्टीटास्कर होने की ज़रूरत है। तो मैं जी, आपसे एक बहुत सीधी और आसान सी बात समझना चाहूँगा कि जो लोग मीडिया में आना चाहते हैं, जो अपना करियर बनाना चाहते हैं, जो आज तैयारी कर रहे हैं, उन्हें क्या क्या करना चाहिए? कौन कौन से गुण हैं जो जिन पर उन्हें अब काम करना चाहिए ताकि वो इस फील्ड में आने के लिए खुद को तैयार कर सकें? कि मैं किन किन स्किल्स को उनको डेवलप करना चाहिए? जी, मैं आ रहा हूँ, उसी पर आ रहा हूँ। जी इसी से जुड़ी एक बात और है, एक भ्रम, एक और है कि हम में से बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है इस बात को कहते आपको मिल जाएँगे कि हिंदी पत्रकारिता का कोई भविष्य नहीं है। हिंदी पत्रकारों को एक बहुत ही दोयम दर्जे का पत्रकार मानने, समझने, कहने की एक परंपरा चली आ रही है। लेकिन अगर आंकड़ों पे जाएँ तो देश का 85% मीडिया हिंदी में काम कर रहा है। तो हिंदी बच्चों को सीखना पड़ेगा। सिर्फ हिंदी ही नहीं, हिंदी की टाइपिंग, हिंदी की शब्दावली, हिंदी के साथ-साथ उर्दू, उर्दू के शब्द, क्योंकि मीडिया में, अदालतों में उर्दू के शब्द बहुत से आते हैं, और उर्दू को ये नहीं सोचना चाहिए कि उर्दू किसी और देश की भाषा है या कहीं से आयातित की गई है या किसी धर्म विशेष की भाषा है। कुछ भी ऐसा नहीं है। उर्दू पर हमारा ही कॉपीराइट है। हम हिंदुस्तानियों का ही कॉपीराइट है। ये भाषा यहीं से पनपी है, यहीं से जन्मी है। और उर्दू चूँकि बहुत ज़्यादा आप देखते होंगे टेलीविज़न चैनलों पे, अखबारों में और मीडिया के दूसरे प्लेटफ़ॉर्म्स पे उर्दू का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो हमें तो एक भाषा के साथ एक भाषा फ्री मिली हुई है। तो हमें हिंदी के साथ-साथ उर्दू भी सीखना है। और अंग्रेज़ी तो है ही अपनी, क्योंकि कामकाज में अंग्रेज़ी की अनिवार्यता को बिल्कुल भी मतलब तिरस्कृत नहीं किया जा सकता। अंग्रेज़ी तो है ही। और एक चीज़ और कि एक धारणा ये भी है कि पत्रकार कभी खुलकर कुछ कह नहीं पाता। ऐसा भी नहीं है। ये स्थितियाँ अब बदल रही हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा कि आप खुद का अपना प्लेटफ़ॉर्म बना सकते हैं, खुद का आप पॉडकास्ट शुरू कर सकते हैं, खुद के ब्लॉग शुरू कर सकते हैं, और जब ये आपका खुद का होगा, तो आपकी खुद की जो अभिव्यक्ति है, वो उसी रूप में सामने भी आएगी। तो ये कहना कि पत्रकार साहब खुलकर कुछ नहीं कह सकता, ये भी ठीक नहीं है। तो इस तरीके से देखा जाए तो सबसे पहले ये भ्रांतियों को दूर करना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी जो चीज़ है, वो एक ऐसी चीज़ है जिसका कोई तोड़ नहीं है, और वो तोड़ है राइटिंग स्किल डेवलप करना। लिखिए, रोज़ लिखिए, कविता लिखिए, कहानी लिखिए, स्टोरी लिखिए, लेख लिखिए, व्हाट्सएप पे टेक्स्ट लिखिए। टेक्स्ट लिखने का मतलब कि उसको व्यवस्थित तरीके से लिखना सीखिए। कुछ भी लिखिए, लिखना ज़रूर शुरू कर दीजिए, क्योंकि वही टिकेगा इस फील्ड में जिसको लिखना आता होगा। भले ही वो एंकर बनना चाहे, भले ही वो रिपोर्टर बनना चाहे, भले ही वो कुछ भी बनना चाहे। अगर आपको लिखना नहीं आता, तो आप इस फील्ड के लंबी रेस के घोड़ा नहीं बन सकते। और लिखने का सबसे पहला जो मंत्र है, वो है पढ़ना। लिखने के लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अलग-अलग स्टाइल में लोग कैसे लिखते हैं, लेख कैसे लिखा जाता है, टीवी की स्क्रिप्ट कैसे लिखी जाती है, एक आरजे अपनी स्क्रिप्ट को कैसे लिखता है, एक कवि कैसे कविता लिखता है, एक फीचर कैसे लिखा जाता है, एक समाचार कैसे लिखा जाता है, कौन-कौन से फ़ॉर्मूले हैं, कौन-कौन सी टेक्निक्स हैं। ये सारी चीज़ों को आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इनको पढ़ेंगे तभी आपके अंदर लिखने का जज़्बा पैदा होगा, क्योंकि पढ़ते-पढ़ते भी तो आप एक दिन थक जाएँगे कि यार अब बहुत पढ़ लिया, अब कुछ लिखना चाहिए। और जिस दिन आपने लिखना शुरू कर दिया, उस दिन आपको मीडिया में स्थापित होने से, टिकने से कोई ताकत नहीं रोक सकती।
तो लिखना बहुत जरूरी है और यही सारी मतलब जितनी भी कवायद है उसका एक मूल मंत्र है, लिखना, लिखना और सिर्फ लिखना। जी अमित जी। अमित जी, विजय जी, जी मैं एक चीज जो है, अभी आपकी बातचीत भी हो रही है, अभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, हम सबके बारे में बात कर रहे थे। जी जी एक्चुअली सबसे बड़ा सवाल ये है विजय जी कि पत्रकारिता के विद्यार्थियों को, इवन हम लोग भी जब विद्यार्थी थे, पढ़ाया जाता था कि साहब, इफ द डॉग बाइट्स द मैन इज नॉट न्यूज, इफ द मैन बाइट्स द डॉग इट्स न्यूज। न्यूज। ये जो निगेटिविटी है, मतलब ठीक है, वो हम ये तो जरूर बता रहे हैं कि कुछ अलग हो, कुछ अलग हो तब वो खबर है, ठीक है, वो हम बताने की कोशिश कर रहे हैं इसके माध्यम से। लेकिन ये कहीं ना कहीं रिफ्लेक्शन आज हमें टीवी चैनल्स की न्यूज में देखने को मिलता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि इस कोरोना काल में कई खबरें तो ऐसी लगती हैं कि हमें सूचनाएं नहीं दे रही बल्कि डरा रही हैं। Exactly. तो जो डराने वाला काम है, क्या मीडिया का काम डराने का है? क्या बच्चों को जब इस फील्ड में उतरना है तो आखिरकार उन्हें क्या सावधानी बरतनी है? इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे तो और अच्छा रहेगा। जी हाँ, बहुत अच्छा सवाल है आपका, बहुत ही सामयिक और समीचीन सवाल है कि इस विषय पर चर्चा भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मीडिया की भूमिका कोविड-19 में कैसी है, कैसी हो, इस पर बहुत सारी चर्चाएँ हुई हैं और अब हमें आगे के बारे में सोचना है, क्योंकि देखिए क्या है कि कोरोना रहे, ना रहे, लेकिन मीडिया तो रहेगा ही रहेगा। तो हम क्यों ना मीडिया को और व्यवस्थित और ज़िम्मेदार और विश्वसनीय और अच्छा बनाने के बारे में ज़्यादा सोचें, जिसकी कि एक बड़ी ज़िम्मेदारी जो नई पीढ़ी है, क्योंकि अब मीडिया उनको ट्रांसफ़र होना है, तो उनकी ज़िम्मेदारी ज़्यादा हो जाती है। और मीडिया का नेचर एक ओपिनियन मेकर का भी नेचर होता है, मीडिया का नेचर एक एजेंडा सेटर का भी होता है। तो इस तरीके से हमें इन चीज़ों को पहचानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारी चुनौतियाँ हैं, बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ हैं और एक विकासशील देश होने के नाते हमारे ऊपर ज़िम्मेदारियाँ भी बहुत हैं। वही पहले वाली बात कि मिशन तो कुछ और होना था, लेकिन कुछ और ही हो गया। तो बहरहाल, तो अब इसमें कुछ सकारात्मक पहलू जो इस कोविड-19 के दौरान हमको देखने को मिले हैं, ज़ाहिर-सी बात है वो आगे जाकर सवाल बनेंगे और सवाल बनेंगे तो जर्नलिज़्म ज़िंदा रहेगा, जर्नलिस्ट ज़िंदा रहेगा। अगर पत्रकारिता के छात्र अपने अंदर सवाल पूछने की क्षमता, कौशल नहीं विकसित करते हैं, तो कुछ नहीं होगा। तो इसलिए सवाल जब तक रहेंगे तब तक जर्नलिज़्म है और तब तक जर्नलिस्ट है। तो सवाल अभी आगे बहुत सारे आएँगे, इसी कोविड-19 से जुड़े हुए और कोविड-19 से जुड़े जो अलग-अलग पहलू हैं, जैसे स्वास्थ्य के मुद्दे हैं। आपने देखा कि अस्पतालों की व्यवस्थाएँ कैसे चरमरा गईं, ये सवाल आगे जाकर बढ़ेंगे। इन पे बात होगी, इन पे चर्चा होगी, इन पे खबरें इकट्ठा की जाएँगी, इनका एनालिसिस होगा। इसी तरीके से और भी चीज़ें हैं, जैसे चुनाव से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। इसके अलावा जो हमारे देश के जो उत्पाद हैं, उनके उनके प्रमोशन की बात है, यानी बी इंडियन, बाय इंडियन वाली बात, ताकि हम अपने देश की चीज़ अपने देश में ही के लोगों से ही खरीदें, तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था ठीक होगी। ग्रामीण उद्योग धंधे जो हैं उनको कैसे आगे बढ़ाया जाए ताकि इस तरह की परिस्थितियों से हम जूझ सकें। इसी तरीके से डिजिटाइज़ेशन है कि डिजिटाइज़ेशन को कैसे हैंडल किया जाए। चलिए अभी तो एक्सीडेंटली सारी चीज़ों में डिजिटाइज़ेशन लागू हो गया है, एजुकेशन से लेकर जिसके लिए हम लोग तैयार नहीं थे, लेकिन लागू हुआ और ये चल रहा है और आगे जाकर इनसे जुड़े अलग-अलग पहलुओं पर बहुत बातचीत होगी और पत्रकारिता इसका बहुत बड़ा प्लेटफ़ॉर्म बनेगा। इसी तरीके से स्वास्थ्य को लेकर मतलब जागरूकता के मुद्दे हैं कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। सरकारी अस्पतालों की व्यवस्था है, पुलिस का जो एक मानवीय चेहरा भी इस दौरान आपने देखा होगा आया है, लोगों की मदद करना, है ना? तो इस पर भी चर्चाएँ होंगी कि कैसे ये पुलिसिंग सिस्टम में इन चीज़ों को कैसे डाला जाए। इसी तरीके से हमने धैर्य रखा, अनुशासन रखा कि नहीं हमें ये काम नहीं करना है, नहीं हमें बाहर नहीं जाना है या इन चीज़ों का प्रयोग नहीं करना है। तो ये सारी मुद्दे मुद्दे आगे जाकर पत्रकारिता का विषय बनेंगे। तो इस तरीके से लॉकडाउन जब खत्म होगा,
या कोविड-19 का दौर ये जब खत्म होगा तो पत्रकारिता के ऊपर एक बड़ी ज़िम्मेदारी आ जाएगी कि उसको कैसे एक व्यवस्थित तरीके से ले चला जाए। जैसा कि आपने कहा डर की बात, तो ये एक बहुत वाक़ई बहुत बड़ी विडंबना है और ये आप देखेंगे तो आम तौर पर जो मुख्य धारा के मीडिया हैं, उनमें इस प्रकार की होड़ चलती रहती है कि लोगों को कैसे डरा कर रखा जाए। क्योंकि मीडिया की बहुत सारी थ्योरीज़ हैं जिनमें इनके ज़िक्र भी है कि जब आदमी डरता है, तो वो उस चीज़ को और देखने की कोशिश करता है, उसका मतलब उसमें एकदम से समझिए कि घुल-मिल जाता है। तो ये डर की बजाय एक सलाह का जो तरीका होता है, उसको अगर मीडिया अपनाए, तो वो ज़्यादा बेहतर होगा क्योंकि डर का एक पूरा व्यापार है। जैसे हमने कहा कि भई अगर आप ये वाला शैम्पू नहीं यूज़ करोगे तो आपके बाल झड़ जाएँगे या आपके बाल झड़ रहे हैं तो ये वाला शैम्पू यूज़ करो, नहीं किया तो गए। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो पत्रकारिता में भी आ गई हैं और ये पत्रकारिता के लिए एक बहुत ही मतलब अच्छी स्थिति नहीं है क्योंकि पत्रकारिता का काम ये नहीं है। ठीक है, आप पैसे कमाइए, आप टीआरपी के पीछे भागिए, लेकिन आप अपनी जो मूल भावना है, जो आपकी मूल शक्ति है, विश्वसनीयता, लोगों को एक अच्छे संस्कार, अच्छी शिक्षा क्योंकि सूचना, शिक्षा और मनोरंजन यही मीडिया का काम है। तो उनको जब आप ये चीज़ें सही तरीके से, सही परिप्रेक्ष्य में नहीं देंगे, तब तक आपकी कोई अहमियत नहीं रह जाएगी और लोगों का मोह भंग होता चला जाएगा। जैसा कि हम देखते भी हैं आजकल की इसी लॉकडाउन में बहुत सारे लोगों ने टीवी देखना बंद कर दिया। क्यों? ये दूसरी दूसरी लहर में। पहली लहर में तो ये बहुत आगे निकल गए थे, 43% का इनका ग्रोथ रेट निकल कर आया था। लेकिन इस बार इनका ग्रोथ रेट नहीं है, वो डिक्लाइन कर गया है, नीचे चला गया है क्योंकि लोग टीवी देखना नहीं चाह रहे हैं। क्योंकि वो जब टीवी सेट खोलते हैं, खास करके न्यूज़ चैनल, तो उनको बड़ी नेगेटिव न्यूज़ मिलती है। तो ये नेगेटिविटी को जो न्यूज़ मान लिया गया है, जैसा कि वो कुत्ते ने इंसान को काटा और इंसान ने कुत्ते को काटा, तो इसमें जो चीज़ निकल कर आ रही है, वही चीज़ यहाँ पर भी लागू करने की जो कोशिश की जा रही है, ये ठीक नहीं है। जी, अमित जी। जी विजय जी। विजय जी, आपने जी, बहुत अच्छी बात कही। अब इसी से मेरा दूसरा जुड़ा हुआ सवाल है जी, जी। कि जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का डिक्लाइन हो रहा है या मतलब लोगों ने डर की वजह से थोड़ा देखना कम किया, बिल्कुल बात आपकी सच है। बहुत सारे घरों में मैंने खुद ही जो है इन सब चीज़ों को, चूंकि इतना डर पैदा किया जा रहा था, सूचना मिलने की जगह भय पैदा किया जा रहा है, तो भय जब पैदा होगा तो नेचुरली लोगों का ध्यान कहीं और जाएगा। ऐसी स्थिति में ऐसा कौन सा मीडिया है जिसका स्कोप ज़्यादा है और ज़्यादा स्कोप जो है पत्रकारिता के लिए खोलता है, ज़्यादा द्वार खोलता है? ऐसे में विद्यार्थियों को किस तरीके से जो नया द्वार खुल रहा है मीडिया के लिए, तो ऐसा कौन सा प्लेटफॉर्म है जिसके लिए ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है और उसके लिए किस तरह की तैयारी करने की ज़रूरत है? देखिए, डर का जो है एक व्यापक अर्थशास्त्र भी होता है, क्योंकि डराएँगे तो आपको पैसे मिलेंगे और बहुत सारी चीज़ें हमारे जीवन में आप देखिए तो डर की वजह से ही हैं। और इसको दूर करने का अभी फौरी तौर पर तो कोई ऐसा नुस्खा या टोटका नहीं नज़र आ रहा है। लेकिन हाँ, इसके जो नुस्खे हैं वो वही हैं कि फैक्ट चेक करें, फेक न्यूज़ पे नज़र रखें, डराएँ ना लोगों को, विश्वसनीयता बनाते हुए चलें और ये सब चीज़ें सबको मिल करके तय करना होगा। एक टीआरपी सिस्टम तो एक बहुत बड़ा ज़िम्मेदार तो इसके लिए है ही, लेकिन साथ ही साथ आप देखें तो अखबारों की तरफ अगर हम नज़र डालें, तो अखबार हमें ज़्यादातर आम तौर पे डराते हुए नहीं नज़र आते हैं। और इसीलिए हम लोग जो इस प्रोफ़ेशन से जुड़े रहे हैं और जो मीडिया शिक्षा से भी जुड़े रहे हैं, हम लोगों की कोशिश रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो हैं, वो प्रिंट मीडिया की तरफ बढ़ें। क्योंकि असली जर्नलिज़्म उनको सीखना है, तो प्रिंट मीडिया की तरफ जाना पड़ेगा। और रही बात टेलीविज़न जो डर फैला रहा है, इससे निपटने के लिए तो मुझे लगता है कि एक व्यापक अलग से चर्चा की ज़रूरत है और ये बच्चों के लेवल पे उनको बस इतना ही ध्यान रखना है कि जो हमारे मन में भ्रांतियाँ हैं और जो न्यूज़ के जो मापदंड हैं, उन पर हम नज़र रखें और लिखने की तरफ, अच्छा लिखने की तरफ, सार्थक लिखने की तरफ
ध्यान रखें, तो वो भी इस चीज़ों से बचे रह जाएँगे। जी, विजय जी। चलिए 2-3 महत्वपूर्ण बातें जो मुझे आपसे बात करके समझ में आ रही हैं, वो ये सबसे पहली बात तो ये कि जैसा आपने कहा कि जो स्टूडेंट्स हैं, उनको ये समझना चाहिए कि जिस तरह से दूसरे कोर्सेज़ होते हैं, उस तरह का कोर्स मीडिया एजुकेशन नहीं है, जहाँ पर आप ग्रेजुएशन करके निकलेंगे और फिर अपना रिज़्यूमे लेकर के जाएँगे और आप नौकरी आपका इंतज़ार कर रही होगी। आपको वो तैयारी पूरे जो आप जो पढ़ाई कर रहे हैं, उसी से वक़्त से शुरू कर देनी चाहिए, अपनी क्रिएटिविटी को डेवलप करना चाहिए। कुछ अब आप अपना यूट्यूब चैनल बना सकते हैं, ब्लॉग बना सकते हैं, ताकि जब आप जाएँ तो आपका जो काम है, वो आपके एम्प्लॉयर को दिखाई पड़े। उसे समझ में आए कि हाँ, आपने कुछ काम सीखा है, आप कुछ काम कर रहे हैं, सिर्फ़ रिज़्यूमे से बात नहीं बनेगी। ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने बताई। दूसरा आपने ये बताया कि अपनी लेखनी को सुधारने पे जोर देना चाहिए, क्योंकि कहीं पे भी, चाहे वो पत्रकारिता हो या एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री हो, उसमें जो एक स्क्रिप्टिंग वाला पार्ट होता है, वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और उसके भले ही उसकी विधाएँ अलग-अलग हो सकती हैं, प्रिंट मीडिया के लिए कैसे लिखना है, रेडियो के लिए कैसे लिखना है, टीवी के लिए कैसे लिखना है, ये विधाएँ अलग-अलग हो सकती हैं, मगर अगर आपकी स्क्रिप्टिंग मजबूत है, तो आप बहुत कंफर्टेबल फ़ील करेंगे किसी भी फ़ील्ड में काम करने में। तो ये 2 बहुत महत्वपूर्ण बातें आपने बताई। तीसरा मुझे ये बताइए कि जब कोई जा रहा है मीडिया एजुकेशन में, तो उसे कौन-सा फ़ील्ड सेलेक्ट करना चाहिए? उसे प्रिंट मीडिया वो किस आधार पे वो प्रिंट मीडिया चूज़ करे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चूज़ करे, या वो न्यू मीडिया की ओर जाए? जी, जी, जी। ये अच्छा सवाल है। कई बार बच्चे जो है वो जी, दाखिला ले लेते हैं कोर्स में और ये सोचते हैं कि मतलब हम जर्नलिज़्म करेंगे तो जर्नलिस्ट बन जाएँगे। लेकिन अ, 2 चीज़ों का ध्यान में रखना ज़रूरी है कि एक तो आप कौन-सा प्लेटफ़ॉर्म चुनेंगे। प्लेटफ़ॉर्म चुनने की बात है तो प्रिंट है, प्रिंट में भी बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म हैं, जैसे न्यूज़पेपर है, मैगज़ीन्स है, इसी तरह से रेडियो है, जो एक ऑडियो प्लेटफ़ॉर्म है। तो अब ऑडियो में क्या मतलब आप किसी रेडियो चैनल के साथ जुड़ना चाहेंगे या पॉडकास्टिंग करना चाहेंगे। इसी तरह से टेलीविज़न चैनल में है, टेलीविज़न चैनल में आप क्या करेंगे मतलब आप एंकरिंग करना चाहते हैं, रिपोर्टिंग करना चाहते हैं, कॉपी राइटिंग करना चाहते हैं, कैमरा हैंडल करना चाहते हैं, वीडियो एडिटिंग करना चाहते हैं, ग्राफ़िक्स बनाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? और अगर डिजिटल में आए तो डिजिटल में तो ये सारी चीज़ें आकर मिल जाती हैं। तो स्टूडेंट्स को सबसे पहले अपना प्लेटफ़ॉर्म चुनना बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ जो उनको चुननी है, वो चुननी है प्रोफ़ाइल। पहले आपने प्लेटफ़ॉर्म चुन लिया कि हम प्रिंट के लिए काम करेंगे। अब प्रोफ़ाइल यहाँ पे दूसरी चीज़ आ गई कि हम किस प्रोफ़ाइल पर काम करेंगे। हम रिपोर्टर होंगे, हम कॉपीराइटर होंगे, हम जो है डेस्क के प्रोफ़ेशनल होंगे या हम एडिटर होंगे। इसी तरीके से अगर टेलीविज़न को देखें तो टेलीविज़न में भी आपको इस तरह की चीज़ें चुननी पड़ेंगी कि हमें रिपोर्टर बनना है, एंकर बनना है या प्रोड्यूसर बनना है। लेकिन इन सब चीज़ों को चुनते वक़्त ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि सिर्फ़ किसी एक चीज़ को नहीं फ़ॉलो करना है, बल्कि बाकी चीज़ों को भी आपको साथ ही साथ सीखते रहना है। जैसा कि मैंने पहले कहा कि मल्टीटास्कर लोगों की ज़रूरत है। तो मल्टीटास्किंग होने की ज़रूरत तब पड़ेगी जब जो है आपको बहुत सारी चीज़ें आती होंगी और अगर आपको बहुत सारी चीज़ें साथ ही साथ आती हैं तो आप उसमें टिक जाएँगे। ऐसा नहीं है कि आपने जर्नलिज़्म का कोर्स किया, आपकी कहीं नौकरी लग गई और आप काम करने लगे और 1-2 साल, 3-4 साल बाद आप वहाँ से निकल लिए, ऐसा नहीं। शुरू किया है तो फिर लंबी लड़ाई लड़नी है और ये पूरा जर्नलिज्म का जो कोर्स है और ये जर्नलिज्म का जो प्रोफेशन है, ये बहुत मेहनत वाला है और बहुत ही ज़्यादा आपको सफलताएँ भी देता है। सिर्फ़ जर्नलिज्म को इन चीज़ों से नहीं जोड़कर देखना चाहिए कि टेलीविज़न, रेडियो, प्रिंट, डिजिटल बल्कि जर्नलिज्म बहुत आगे लेकर जाता है। जितनी आप पार्टियाँ देखते हैं बड़ी-बड़ी पार्टियाँ, उनके जो प्रवक्ता होते हैं, स्पोक्स पर्सन होते हैं, वो भी पहले जर्नलिस्ट रह चुके होते हैं। बहुत सारे राजनेता जो है वो जर्नलिस्ट रह चुके हैं। बहुत सारे अच्छे आर्टिस्ट जो है वो पहले जर्नलिस्ट रह चुके हैं। तो जर्नलिज़्म तो आपके ज्ञान के चक्षु को खोल देता है। आपको आपके सामने पूरी दुनिया लाकर रख देता है कि ऐसी है दुनिया, ऐसे चलती है दुनिया और ऐसे आप अपने को आगे बढ़ा सकते हैं। तो जर्नलिज़्म की तो व्यापक संभावनाएँ हैं। आप पब्लिक रिलेशन में जा सकते हैं, आप एडवर्टाइज़िंग में जा
जैसा कि मैंने लिखने की बात की, आप अच्छा लिखते हैं तो आप एडवर्टाइजिंग की कॉपीज लिख सकते हैं, आप सीरियल्स लिख सकते हैं, फिल्म्स लिख सकते हैं, अगर आप फिक्शन की तरफ आपका रुझान है। और अगर आप एक अच्छे आप अगर एक अच्छे तथ्यात्मक लेखक हैं, फैक्ट बेस्ड राइटर हैं, तो आप बड़े आर्टिकल लिख सकते हैं, बुक्स लिख सकते हैं। तो इस तरीके से थोड़ा-सा हमें तय करना होगा कि हमें करना क्या है, और इसको जाँचने का सबसे पहला जो मंत्र है वो ये है कि आप हैं कौन? आपके अंदर स्किल्स क्या है? आपके इंटरेस्ट क्या है? आप क्या सीखना चाहते हैं? एक एक शब्द होता है देखा-देखी पुण्य और देखा-देखी पाप, उसको नहीं फॉलो करना है हमें, कि कोई जो है कुछ कर रहा है तो आपको लगा अरे यार ये तो कर रहा है तो ये अच्छा कर रहा है और अच्छा कर रहा होगा। ऐसा नहीं, उसके पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपने स्किल्स देखने हैं कि हमारे क्या स्किल्स हैं, हमारा रुझान किस तरफ है, लिखने की तरफ है, या हम रिपोर्टिंग अच्छी कर सकते हैं, या हम एंकरिंग अच्छी कर सकते हैं, या हमें वीडियो की समझ बहुत है, या हमें ऑडियो की बहुत अच्छी समझ है, हम ऑडियो की तरफ क्यों ना बढ़ें। हर चीज़ में द्वार खुले हुए हैं। एक अच्छा ऑडियो एडिटर, एक अच्छा वीडियो एडिटर भी अच्छी सैलरी पाता है और जर्नलिस्ट ही कहलाता है। विजय जी, जी, एक क्वेश्चन आया है ऑडियंस से। जी, डॉक्टर सीबी कुमार जी हैं, जिनका क्वेश्चन है कि जी, जैसा कि हम देख रहे हैं कि आजकल हर चीज डिजिटल हो रही है, तो जी, जी। डिजिटल होने के बाद प्रिंट मीडिया का फ्यूचर कैसा है, ये एक सवाल है उनका। अच्छा, अच्छा। जी। देखिए, अमेरिका आज सबसे बड़ा डिजिटल का मतलब अड्डा बन के हमारे सामने है। बहुत सारी चीज़ें अमेरिका से ही संचालित हो रही हैं, लेकिन उसी अमेरिका में आज भी 2-2 सौ पेज के अखबार निकलते हैं। तो अखबार, प्रिंट मीडिया, ये कभी भी खत्म नहीं होने वाला है, कभी नहीं, नेवर। क्योंकि ये जो छपे हुए शब्द हमारे सामने आते हैं, ये जो छपे हुए शब्दों की जो विशेषता है, वो हमें डिजिटल मीडिया, रेडियो, टेलीविज़न नहीं दे सकता। हाथ में लेकर, चेयर पे बैठकर अखबार को पढ़ने का जो आनंद है, जो सुकून है, वो डिजिटल मीडिया कैसे दे सकता है? तो इसलिए अखबार हमेशा रहेंगे, और जैसे-जैसे हिंदुस्तान की, अगर अपने देश की बात करें, तो जैसे-जैसे लिटरेसी बढ़ेगी, वैसे-वैसे अखबार भी बढ़ते चले, अखबारों का सर्कुलेशन धीरे-धीरे बढ़ रहा है। डिजिटल आने की वजह से अखबार गायब नहीं हो गए। आज भी देखिए उतने ही अखबार निकल रहे हैं। 2-4 बीच में बंद हो जाते हैं तो लोग सोचते हैं कि अरे! प्रिंट मीडिया तो गया। लेकिन वो बंद होते हैं, लेकिन दूसरी जगह दूसरी चीज़ें शुरू भी हो रही होती हैं। तो इसलिए प्रिंट मीडिया का भविष्य, मतलब आज की तारीख तक, अब मैं अभी तक की बात कर रहा हूँ, अभी तक तो मुझे इस पर कोई संकट नहीं दिख रहा है। बाकी चूँकि मीडिया रोज़-रोज़ बदल रहा है, तकनीक रोज़-रोज़ बदल रही है, 4 दिन बाद या 4 महीने बाद कुछ ऐसा हाहाकार हो जाए इस फ़ील्ड में, तो हम कुछ कह नहीं सकते। लेकिन अभी तक मुझे नहीं लगता कि प्रिंट मीडिया खत्म हो रहा है या खत्म हो जाएगा जल्दी ही। अमित जी, ओवर टू यू। अ, लेकिन जो डिजिटल मीडिया का नया दौर आया है विजय जी, जी। उसमें किस तरह की संभावनाएं बन रही हैं? डिजिटल मीडिया में संभावनाएँ वही हैं, जो मल्टीटास्कर लोग हैं, उन्हीं के लिए ये मीडियम है। अगर आप अच्छा लिखते हैं, अच्छा वॉइस ओवर करते हैं, साथ ही साथ आप ग्राफ़िक्स भी बनाना जानते हैं, आप अच्छी हेडलाइन भी लिख लेते हैं, आप वीडियो भी बना सकते हैं, आपने वीडियो बनाया और उसको एडिट भी कर सकते हैं, तो फिर आपके लिए एक ही प्लेटफ़ॉर्म है, डिजिटल मीडिया। और बहुत सारे लोग, बहुत सारे यंगस्टर्स इस काम को कर रहे हैं, ब्लॉग्स के ज़रिए, वेबसाइट्स के ज़रिए, यूट्यूब चैनल्स के ज़रिए। तो ये संभावनाओं से भरा पड़ा है। एक-एक चीज़ इसमें से उठा लीजिए, हर चीज़ आपको आगे लेकर जाएगी। जी, जी, आपने विजय जी बहुत अच्छी बात कही। मेरे जी, यहाँ भी जो जर्नलिज्म के स्टूडेंट हैं आईएमटी कॉलेज में, जी, तो वहाँ पर ऐसे मेरे बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो थर्ड ईयर और सेकेंड ईयर की बात तो छोड़ दीजिए बीजेएमसी में, लेकिन इवन की फर्स्ट ईयर में भी जो मेरे नए बच्चे आए हैं, उनमें इतना उत्साह है, इतना उनमें क्रेज है, कहना चाहिए पत्रकारिता को लेकर के, कि खुद अपना ब्लॉग बना के, खुद अपना यूट्यूब चैनल बना के, और कुछ लोग वास्तव में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं।
ऐसा नहीं है कि मतलब कोई बहुत साधारण काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो वो देख करके कहीं ना कहीं जो आपने एक बात कही कि पत्रकारिता साहब 3 साल या 4 साल का कोर्स करने के बाद पत्रकारिता नहीं शुरू होती है। द जर्नलिज्म स्टार्ट्स फ्रॉम द डे 1, है ना। तो वो जो सोचने का तरीका है, वो जो समझने का तरीका है, जो पढ़ने का तरीका है, जो प्रेजेंटेशन का तरीका है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है जी। व्हाट डू यू अमित जी? जी ये आवाज आ रही है आपको विजय जी? जी आ रही है। मैं वही ये जानना चाह रहा था कि जैसे आपने कहा कि मल्टीटास्किंग होने की जरूरत है, समय हमारे पास बचा हुआ है, तो हम चाहें कि जो सोशल मीडिया का जो नया दौर है, जो डिजिटल मीडिया का नया दौर है, उसमें किस तरह की संभावना? देखिए, संभावनाओं का क्षेत्र बहुत ज्यादा व्यापक है। अब अगर आप सोशल मीडिया की बात करें, सोशल मीडिया क्या है? एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है और डिजिटली हमको अवेलेबल है। और सोशल मीडिया बेसिकली कोई बहुत ही ऑथेंटिकेट हम इसको नहीं मानकर चल सकते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया सबके लिए है। ये मीडिया सबके लिए, ये है लिंक्डइन है और बाकी जो चीजें हैं ये सबके लिए है। तो जर्नलिज्म को थोड़ा सा इससे अलग रखना पड़ेगा। जर्नलिज्म सोशल मीडिया पे कुछ डाल दिया तो ये जर्नलिज्म नहीं है। हमें बच्चों से ये नहीं करवाना है या इसको लेकर प्रेरित नहीं करना है कि सोशल मीडिया पे डालो और लाइक, शेयर, टैग और ये चीज़ें इकट्ठा करो, हो गया जर्नलिज़्म ना। हमें उनको एक प्रशिक्षित तरीके से, एक व्यवस्थित तरीके से आगे लेकर चलना है। क्योंकि जर्नलिज़्म सिर्फ़ किसी खबर की पोस्टिंग या उसका छप जाना ही नहीं है। जर्नलिज़्म एक बहुत मतलब गूढ़ चीज़ है और इसकी जितनी गहराई में आप उतरते चले जाएँगे, उतनी ज़्यादा चीज़ें आपको इसमें से नज़र निकलनी शुरू हो जाएँगी। जैसा मैंने पहले कहा कि हम लोग तो आज भी सीख रहे हैं जर्नलिज़्म। कई बार हमको लगता है, अरे! ये चीज़ तो हम नहीं जानते थे। चलो इस चीज़ को भी करके देखते हैं। तो जर्नलिज़्म जीवन भर सीखने की चीज़ है। और रही बात सोशल मीडिया के इस्तेमाल की, तो आप देख रहे हैं कि बहुत बड़े-बड़े जर्नलिस्ट इस देश के, वो सोशल मीडिया या अपने यूट्यूब चैनल के ज़रिए ही लोगों के बीच में लोकप्रिय हो रहे हैं। जब उन्हें किसी चैनल से, बड़े चैनल से निकाल दिया गया, बड़े न्यूज़पेपर ने उनको नमस्ते बोल दिया, तो उन्होंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, हमारे पास अपना एक अलग प्लेटफ़ॉर्म है, हमारी अपनी एक अलग फैन फॉलोइंग है और हमारे पास अपने विचार हैं, अपने ओपिनियन हैं, अपना कंटेंट है, वो हुनर है हमारे पास और वो लेकर कूद पड़े अपने डिजिटल मीडिया पे और उनको वही मिला जो चीज़ उनको वहाँ मिलती थी। वहाँ पे बॉस की जो है वो कभी-कभार नाराज़गी झेलनी पड़ती थी। यहाँ पे वो अपने खुद के बॉस हैं और खुद ही कर्मचारी हैं, खुद अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। तो एफर्ट की बात है, सोच की बात है कि हम अपनी सोच को कैसे बनाएँ, कैसे तैयार करें। यही हम बच्चों को लगातार सीख देते हैं और उनके अंदर ये जज़्बा जो है कूट-कूट कर भरने की कोशिश करते हैं कि नहीं, आप जर्नलिस्ट हो, आपको जर्नलिज़्म ही करना है और जब जर्नलिज़्म करना है तो फिर ऐन-कैन प्रकारेण आपको करना ही करना है। अन्यथा आप कोई और कोर्स में दाखिला ले लीजिए और वहाँ पे कीजिए। अगर आपका मन नहीं लग रहा है या आप गलती से आ गए हैं या आपको यहाँ पे समझ में आया कि नहीं यार, इसमें तो बड़ा संघर्ष है, बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और पता नहीं मिले ना मिले, तो फिर आपके लिए नहीं है। और जिन लोगों ने मेहनत की, जिन लोगों ने इसको कहते नहीं है कि मतलब जब जो जो चीज़ आपको डराए या किसी भी काम में इन्वॉल्व होने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप उसमें घुस जाइए। उसके जो अप डाउन्स हैं, डू डोंट्स हैं, उनको हैंडल करना सीखिए। और अज आप अगर दूर से आप बैठ के देखते रहेंगे, कई बच्चे आपने देखे होंगे क्लास में जो लेक्चर्स हो रहे हैं या कोई प्रैक्टिकल चल रहा है, तो वो किनारे खड़े हुए हैं और अपनी ही दुनिया में मगन हैं। तो ऐसे लोगों के लिए जर्नलिज्म नहीं है, उनको इन्वॉल्व होना बहुत ज़रूरी है। किसी भी चीज़ को सीखने के लिए जब तक वो इन्वॉल्व नहीं होंगे उसमें, वो नहीं सीख पाएँगे। वो दूर से ही अपनी धारणाएँ बनाते रहेंगे और उन धारणाओं का कोई नतीजा नहीं निकल रहा है। तो जर्नलिज्म जितना ज़्यादा आपसे संघर्ष कराएगा, उतना ही ज़्यादा आपको एक परिपक्व, एक अच्छा इंसान भी बनाएगा। क्योंकि बहुत इसके संदर्भ जर्नलिज्म के बहुत व्यापक हैं, बहुत व्यापक संदर्भ हैं। अब एक बहुत पुराने जर्नलिस्ट थे, वो एक संत बन गए। जर्नलिज्म किया उन्होंने जीवन भर, लेकिन फिर संत बन गए
और जब संत बने तो उन्होंने कहा कि इसमें जर्नलिज्म जो हमने किया उसका बहुत बड़ा हाथ है। दुनिया देखी उन्होंने, घर बैठे मतलब कि काम करते हुए पूरी दुनिया को समझ लिया उन्होंने कि दुनिया में क्या चल रहा है, गाजा पट्टी में क्या चल रहा है, इजराइल फिलिस्तीन के बीच में विवाद क्या है, क्यों लड़ रहे हैं ये लोग 100 साल से, जी अमेरिका में क्या हो रहा है, जी, आप WHO सही में कह क्या रहे हो हैं। रहा है, चाइना में क्या हो रहा है, ये पूरी दुनिया आपको दिखा देता है। जी जी, आप सही कह रहे हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि आपके आसपास के परिवेश में आजकल की दुनिया में क्या हो रहा है, इससे आप रूबरू रहिए, इससे वाकिफ रहिए। क्योंकि जब एक लंबे समय तक आप अपने परिवेश से, अपने आसपास की दुनिया से जुड़े रहते हैं, तो वो जो ज्ञान धीरे धीरे आपके अंदर एकत्रित होता है, वो बहुत काम आता है आगे चल के जर्नलिज्म में। आप एक दिन में चाहिएगा कि मैं कुछ ये 2-3 महीने 6 महीने में पढ़ के कुछ चीज़ें सीख लें, तो वो मुश्किल होता है। एक लंबा दौर लगता है, संघर्षों के बाद ही सफलता मिलती है, ऐसा आप कह रहे हैं। तो चलिए, अब चूंकि समय कम है हमारे पास, और अगर हम एक पूरा समअप करें कि वो कौन कौन से सेक्टर्स हैं जहां बच्चे जा सकते हैं और वो कौन सी स्किल्स हैं जिनको डेवलप कर सकते हैं, तो एक समअप मैं चाहूंगा कि आप कर दें, ताकि हमारे स्टूडेंट्स के लिए वो जो जाना चाहते हैं। जी जी, देखिए बहुत सारी चीज़ें जो हम लोगों का आज का डिस्कशन था उसमें से निकल कर आई हैं, और जिन बच्चों ने इसको बहुत ही धैर्यपूर्वक सुना होगा, मुझे नहीं लगता कि उनके पास अब किसी तरह का कोई प्रश्न बचा होगा, क्योंकि अब बारी करने की है। ग्राउंड पर उतरने की, ग्राउंड पर उतरने का मतलब अपने कंप्यूटर को सँभालने की है, या अपने कहीं आप रिपोर्टिंग करना चाहते हैं तो वहाँ पर निकलने की, या आप कुछ लिखना चाहते हैं तो पेन और कागज़ उठाने की है। तो अब बारी अ, उसी की बच रही है, और क्योंकि इसकी कोई लिमिट नहीं है कि हम लोग कितनी भी चीज़ें बताते चले जाएँ। हमने मोटी-मोटी चीज़ें बताई हैं कि जो-जो ज़रूरी है, भ्रांतियाँ दूर कीजिए, लिखिए, लिखने से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश कीजिए, और अपनी अपने अपने कौशल को, अपनी अपने स्किल को पहचानने की कोशिश कीजिए। क्योंकि ये जो आत्मावलोकन होता है, आत्म-मंथन होता है, ये बहुत ज़रूरी है कि हम हैं क्या? हमारा पर्पज़ क्या है? हम क्यों हैं दुनिया में? हम करना क्या चाहते हैं? हमारा स्किल क्या है? हमारा मन किस तरफ लगता है? हमें करना क्या चाहिए? कौन-सी चीज़ हमें आगे ले जा सकती है? क्योंकि जो चीज़ आपको पसंद है इस मीडिया फ़ील्ड में, वो आप करने की कोशिश कीजिए। निश्चित रूप से आप आगे बढ़ेंगे, और सबको नैरो डाउन कर दीजिए। सारी चीज़ें, सारी बातें उसी तरफ आएँ। बाकी चीज़ों को अनसुना कर दीजिए, अनदेखा कर दीजिए, तब जाके आप आगे बढ़ना शुरू करेंगे। और जब एक बार आपको एक रास्ता मिल गया, एक प्लेटफ़ॉर्म मिल गया, तो फिर आप बढ़ते चले जाएँगे, सीढ़ियाँ चढ़ते चले जाएँगे, क्योंकि फिर ये जो अभी की बातें हैं, वो आगे जाकर प्रैक्टिकली आप अपने आँखों के सामने देखना शुरू करेंगे। क्योंकि यहाँ की दुनिया और न्यूज़ रूम की दुनिया बहुत अलग होती है। न्यूज़ रूम में आप जाएँगे, टेलीविज़न चैनल के ही किसी न्यूज़ रूम में जाएँगे, तो बच्चों जो जो इंटर्नशिप के लिए बच्चे जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता कि हो क्या रहा है यहाँ पे? कौन क्या कर रहा है उनको नहीं समझ में आता, ना ही कोई बताने वाला है। भाई क्यों कोई बताएगा? क्योंकि वहाँ पे हर आदमी अपनी-अपनी ज़िम्मेदारी से बंधा हुआ है, एक असाइनमेंट से बंधा हुआ है। उसको 3 बजे ये स्टोरी फाइल करके देनी है, उसको 2 बजे तक ये वीडियो एडिट करके देना है, उसको 4 बजे तक ये अपनी रिपोर्टिंग कंप्लीट कर लेनी है। तो वहाँ पर बच्चों को कोई सिखाने वाला नहीं होता अलग से। तो इसके लिए शिक्षक काम आता है। और ख़ास करके ऐसे शिक्षक जो कि मीडिया इंडस्ट्री से जुड़े हुए, ये तो आईएमटी कॉलेज के का सौभाग्य है कि मतलब वहाँ पे कुछ ऐसे शिक्षक हैं, और कि जो जिन्होंने मीडिया में काफ़ी लंबे समय तक काम किया है, और उनको सब सारी चीज़ें पता हैं। पहले से ही वो अज़्यूम कर सकते हैं कि वहाँ पे क्या होगा, क्या होता है और कैसे होगा। तो उस दिशा में जब पढ़ाई शुरू होती है, तो ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल पढ़ाई होती है, और ये ऐसी पढ़ाई होती है जिसमें त्रुटि की, गलती की कोई संभावना ही नहीं होती। तो हमको अपने को उस दुनिया के लायक बनाना है, न्यूज़ रूम की दुनिया के लायक। जी, चलिए, बहुत सही बात आपने कही कि जो भी छात्र अपना करियर मीडिया में देख रहे हैं, उन्हें अपने आप को उस दुनिया के लायक बनाना होगा। वो दुनिया जो बहुत तेजी से भागती है, वो दुनिया जो बहुत क्रिएटिव है, वो दुनिया जो संघर्षों के बाद मिलती है। तो बहुत अच्छी बातें आज निकल कर सामने आई। 2-3 बातें जो मुझे लगता है छात्रों के लिए बहुत ज़रूरी है, मैं फिर से दोहरा दूं कि जैसा अभी आपने बात की, अनिल निगम जी ने भी कहा कि मीडिया की पढ़ाई
इट स्टार्ट्स फ्रॉम द फर्स्ट डे। आप पहले दिन से ही आप ये मान लीजिए कि आपको पत्रकारिता करनी है और पहले दिन से ही आप उसमें जुट जाइए। बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने बताई कि आप कुछ अपना यूट्यूब चैनल क्रिएट कर सकते हैं, कुछ ब्लॉग क्रिएट कर सकते हैं, ताकि वो आपकी क्रिएटिविटी जो है वो दुनिया के भी सामने आए, और जब आप जाएंगे कहीं पे तो वो आप कुछ दिखा सकें, कुछ बता सकें कि आपने पिछले 3-4-5 सालों में क्या काम किया है। और इसके अलावा कोशिश कीजिए कि आपको जहाँ से भी प्रैक्टिकल अनुभव मिल सके, इंटर्नशिप के द्वारा या कहीं आप खुद से भी कुछ अपनी तरफ से जाके कुछ आप अपना लेख है, अपने आलेख है, कहीं आप लिख के दे सकते हैं, वो छप सकता है। तो इस तरह की तमाम एक्टिविटीज से जुड़े रहिए और राइटिंग स्किल डेवलप कीजिए। पढ़ना लिखना बहुत ज़रूरी है, और पढ़ना लिखना शुरू कीजिए। तो ये तमाम जो बातें थी ये आज की परिचर्चा में निकल करके सामने आई हैं। मुझे उम्मीद है कि जो छात्र इस परिचर्चा को सुन रहे होंगे उन्हें वाकई इसका लाभ मिलेगा और वो अपने आप को मीडिया की दुनिया के लिए तैयार कर पाएंगे। तो विजय जी, आज आप आए और इतनी अच्छी बातें आपने बताई हमारे छात्रों को, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं एक बार चाहूँगा अनिल निगम जी से भी, अनिल निगम सर से भी, कि कुछ और समअप करना चाहते हैं तो सर आप भी। जी जी अमित जी, बहुत बहुत धन्यवाद। विजय जी ने बहुत अच्छे तरीके से जो पत्रकारिता के विभिन्न आयाम हैं, सेगमेंट्स हैं, उनके बारे में बहुत विस्तार से, बहुत अच्छे तरीके से बताया, और उसकी क्या स्किल्स हैं, किस तरह की स्किल्स हमें डेवलप करनी चाहिए, किस तरह से हमें मल्टीटास्किंग पे फोकस करना है, ये सभी चीज़ें उन्होंने बताई। मुझे लगता है आपने अच्छे तरीके से उसे समाप्त भी किया है। और लेकिन बस एक चीज़ मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि विजय जी, हमारा जो उद्देश्य था, इस तरीके की चर्चा आमतौर पे बहुत कम होती है, और विद्यार्थियों को तो, जो स्टूडेंट्स हैं उनको तो क्लासरूम में ये सारी चीज़ें हम लोग बताते हैं, उन्हें पता भी होता है, लेकिन बहुत से ऐसे पेरेंट्स हैं, बहुत से ऐसे दर्शक हैं जिनको जर्नलिज्म के बारे में गहराई से, न्यूज़ रूम के बारे में, उसकी स्किल के बारे में नहीं पता होता है। तो यही इसका रीजन था जिसके लिए हमने आपसे अनुरोध किया था कि इस विषय पे हम लोग चर्चा करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस मीडिया के बारे में जो भ्रांतियां हैं वो लोगों की दूर हो सकें और लोगों को सही दशा और दिशा के बारे में जानकारी मिल सके। मुझे लगता है आपके इस सेशन से लोगों को निसंदेह बहुत अच्छी जानकारी, सही जानकारी, सार्थक जानकारी मिल सकी है। और इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने समय निकाला, आप IMT के इस प्लेटफॉर्म पे आए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। थैंक यू। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी, तो अब इसके साथ ही हम इस परिचर्चा को समाप्त करेंगे। और जैसा कहा गया है कि जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो, यानी कि जब चुनौतियां सबसे बड़ी हों तो मीडिया उसका सामना करने के लिए सक्षम है। और हम उम्मीद करते हैं कि जो छात्र सीख करके अपने आप को तैयार करके आएंगे वो ज़रूर इस फील्ड को और नए ऊंचाइयों पर ले जाएंगे, नए आयाम देंगे। धन्यवाद।